हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ, स्टैंडर्ड मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। ओके, तो आपको देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसमें भी कुछ एट रैंडम क्वेश्चन उठाए गए हैं। एट रैंडम नहीं है, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस जो हैं ये सीबीएसई के द्वारा जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वही सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो आराम से सिलेबस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, मैं उसका कॉन्सेप्ट प्लस उससे रिलेटेड अगर कोई ट्रिक है तो ट्रिक है, यानी इन सारी चीज़ को हम डिस्कस करते हुए चलने वाले हैं आगे। ठीक है, देखो तो एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। तो देखो हम लोग इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। अच्छा, सिर्फ हम यहाँ पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस लिखने हैं उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बताते चलूँगा। ओके, देखो पहला क्वेश्चन अपना ये है कि ये इसमें जो सीबीएसई द्वारा जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं उसमें सेक्शन ये है। ठीक है, सेक्शन ए, लेकिन ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, लिखना पड़ेगा, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम सोल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, गिवन डेट, यानी जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें दिया गया है उसको हम एक काम कर लेंगे, गिवन डेट करके लिख लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, गिवन डेट करके लिख लेंगे। बोलो ठीक है, और गिवन डेट, अच्छा ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा, एक तो हमें साफ साफ दिख जाएगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में दी गई हैं, और हमें यहाँ पर जब भी उससे रिलेटेड कुछ यानी डेटा की ज़रूरत पड़ेगी ईजिली हमको एक ही जगह सारा डेटा दिख जाएगा। ठीक है, तो यानी बार बार हमें क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देखो सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म तो हम इसको क्या मान लेते हैं, सम ऑफ 30 टर्म को हम क्या मान लेते हैं, यस 30 से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। यस का मतलब हो जाएगा सम, और 30 का मतलब हो जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म कितने लिए गए हैं, 30 लिए गए हैं। ठीक है, सम ऑफ 30 टर्म की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म। ठीक है, उसके बाद सीरीज क्या दे रखा है, सीरीज यहाँ पर दे रखा है माइनस का 30, माइनस का 24, माइनस का 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू लिख सकते हैं। ए मीन्स व्हाट, फर्स्ट टर्म, चाहो तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए, और फर्स्ट टर्म इस सीरीज का हो जाएगा माइनस का 30। उसके बाद से कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें, कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस अगले वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को क्या कर लेना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, चलो देखो कैसे, अगला जैसे देखो ये पहला टर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, उसी तरीके से थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, अगले आगे बढ़ेंगे यानी फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे, जस्ट आगे वाले के जस्ट एक पीछे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालते समय ध्यान देना। ओके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का 24 और माइनस, कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है तो हम माइनस लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन में यानी सीरीज में माइनस है तो उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ब्रैकेट में लिखने से फ़ायदा क्या होता है कि देखो यहाँ पर मान लो गलती से अगर छूट गया प्लस माइनस तो गड़बड़ा जाएगा, तो वो चीज़ नहीं छूटेगा। और ब्रैकेट का मतलब आपको पता ही है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, तो चलो यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो गया, 30 लिखना था, यहाँ क्या लिखना था, 30 लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे इसको, माइनस का 24 माइनस इंटू माइनस तो क्या होता है, प्लस होता है 30, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का 6, क्योंकि 6 वाली 30 यानी प्लस वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो बड़ी होने की वजह से वही साइन के साथ आ जाता है। ठीक है, मतलब साइन उसी का आता है जो वैल्यू बड़ी होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं। ठीक है, बस यहाँ तक काम करने के बाद अब हमसे क्या कर रहा है, हमसे बोल रहा है कि भाई यस 30 का हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। तो ठीक है, इसका हम फार्मूला लिख लेंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो देखो यस एन, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म, nth टर्म नहीं, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये सम ऑफ n टर्म का फार्मूला है। बस यही फार्मूला हमें क्या कर देना, अप्लाई करना है, जो गिवन डेटा है उसका हमें यूज करते हुए। बोलो समझ गए कि नहीं। तो यस 30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम एस 30 को n की जगह क्या पुट कर देंगे, इस फार्मूले में 30। ठीक है, तो 30/2
ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2a की जगह क्या पुट कर देना है, फर्स्ट टर्म जो है माइनस का 30 है तो माइनस का 30 लिख लिए, प्लस n की जगह 30 है, 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या है 6 है, ठीक है, प्लस का 6 है, ओके। डी मीन्स व्हाट, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 15 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 और यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ से 29 क्या आ जाएगा, देखो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 29। वैसे चलो एक काम करते हैं, एक स्टेप लिख लेते हैं 29 इंटू 6, ठीक है। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 60 प्लस का 5, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट करते रहना। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 से 1 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 15 चौक को 60 हो जाएगा, 15 कम 15 6 21, 15 कम 15 2 17। तो यस 30 की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में रख देंगे ताकि एग्जामिनर को यानी जो भी कॉपी चेक करे उसे आराम से डायरेक्ट आंसर दिख जाए। आंसर आपका सही रहेगा तो फिर यहाँ पर उसको मार्क्स देने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, नंबर देगा और आगे बढ़ जाएगा। बोलो समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप टू स्टेप यहाँ पर इसका सलूशन करेंगे। आप बीच में चाहो एक आध स्टेप छोड़ सकते हो, लेकिन क्या है कि अगर कैलकुलेशन मान लो गड़बड़ होने का चांस हो तो आप रिस्क मत लेना, क्योंकि फाइनल आंसर दिखेगा और एग्जामिनर फाइनल आंसर देखेगा पहले, ठीक है। जब फाइनल आंसर नहीं मैच करेगा तब जाकर वो स्टेप में चेक करेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन उसी का सेकेंड पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो उसी क्वेश्चन का पहले ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये ऑप्शन में रहता है भाई। देखो या तो पहला वाला करो या तो ये वाला करो, दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हो। तो देखो हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं इसका डायरेक्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ in a AP if Sn equal to n 4n plus 1 then find the AP, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम कुछ चीज़ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP क्या मान लेते हैं, पहला टर्म हम इसका मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस A एंड कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को क्या मान लेते हैं D। देन सीरीज क्या बनकर तैयार हो जाएगी, देन सीरीज जो हो जाएगी, देन हमसे क्या पूछा है, सीरीज हमसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो हम सीरीज तो इस तरीके से देखो, फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो सीरीज बनकर क्या तैयार हो जाएगी, सीरीज जो होगी वो हो जाएगी फर्स्ट टर्म, फिर से फर्स्ट टर्म में जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो दूसरी सीरीज में दूसरा टर्म मिल जाएगा, फिर से फर्स्ट टर्म में जब हम फिर से एक और कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे मतलब 2D। इस तरीके से हमको यहाँ पर टर्म्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और यही सीरीज हमें क्या कर रहा है, इसी सीरीज को हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको देख लेते हैं। देखो Sn इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है, Sn इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 4n+1, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जब हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, एक टर्म का सम, यानी हमें पहला ही टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो S1 मिल जाएगा और S1 n इक्वल टू 1 पुट करने पर तो हम इस सीरीज में n इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो देखो 1 4 इंटू 1
प्लस का 1, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 मिल जाएगा, ठीक है। और यस 1 ही क्या हो जाएगा, इस सीरीज का पहला पद हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगा इस सीरीज का, ठीक है। भाई एक पद का सम बोल रहा है, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो वो तो पहला ही पद होगा। बोलो समझे कि नहीं, ठीक है। जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तब क्या मिलेगा, यस 2 की जब बात हम करेंगे तो देखो n इक्वल टू 2 रख दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, उसका से 4 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18। तो देखो इस 18 में क्या है, ये है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। 18 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो यानी देखो पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इन दोनों का जो सम है वो क्या है 18 है। फर्स्ट टर्म अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म 5 हो गया, तो 5 में से मतलब 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या हमको सेकेंड टर्म मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बता रहे हैं ध्यान देखो, फिर से इसको हम समझा रहे हैं। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर जो Sn है, ये Sn की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। जो Sn है ये सॉरी S2 जो है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, S2 की। ये a प्लस डी की वैल्यू है, मतलब a प्लस, ये रफ वर्क कर लेना, ठीक है। a प्लस डी की वैल्यू कितना दे रखा है, 18 दे दिया है, ठीक है, समझ गए। तो अब हम a की वैल्यू क्या हो जाएगा, यही तो यही 5 हो जाएगा, a इक्वल टू 5। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 यहाँ रख देंगे, 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस डी इक्वल टू 18। तो देखो डी इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 5 10, 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 और 5 10, ठीक है। तो माइनस होके क्या बच जाएगा, कितना, डी की वैल्यू कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है। डी की क्या वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। देखो ए भी हमको पता चल गया, डी भी पता चल गया, तो क्या हम सीरीज लिख सकते हैं कि नहीं, सीरीज हम आराम से लिख सकते हैं। तो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, तो सीरीज जो है, सीरीज देखो सीरीज क्या हो जाएगी, हम सीरीज की बात करें तो पहला पद फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, देन सीरीज ए इक्वल टू क्या है, ए 5 हो जाएगा, फिर ए प्लस डी है, ए प्लस डी यानी 13 हो जाएगा। देखो 5, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 8 है, तो 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, बस क्या करना है, 13 में 8 जो भी आएगा उसमें 8 ऐड करते हुए चले जाओ, सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो 8 में अगर हम 13 में अगर हम 8 ऐड करें 21 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 8 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 29। तो इस तरीके से हमको आगे की भी सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। और यही अपना इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से दिख भी जाए, बोलो ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। देखो भाई प्रैक्टिस करते समय हमें क्या करना रहता है, जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो बोर्ड का एग्जाम अब 10 मार्च 10 मार्च को बोर्ड का एग्जाम है, उससे पहले ढंग से प्रैक्टिस कर लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो किसी भी तरीके का कोई भी आपको डाउट हो रहा है, आप उसका डिटेल हमको भेज देना, मैं कमेंट बॉक्स में। कैसे, बस कुछ ज़्यादा डिटेल लिखना नहीं है, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर लिख देना और बुक बता देना कि कौन सी बुक से ये क्वेश्चन है, ठीक है। उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे पेज नंबर बता देना, ये सब बता देना, मैं उसको सॉल्व कर यहाँ पर उसका वीडियो बनाकर फिर से अपलोड कर दूंगा। बोलो समझ में आया। तो किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आ रहा है मैथ में, चाहे कोई भी बुक हो, उसका हमें क्वेश्चन का डिटेल बताकर भेज देना, हम उसका सोल्यूशन जरूर बता देंगे, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन सेकंड की बात कर रहे हैं। A solid metallic sphere of radius 10.5 centimeter is melted and recast into a number of smaller cone. Each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. Find the number of cones formed. ठीक है, समझा देते हैं। देखो क्या है कि एक स्पेयर है, एक बॉल है, फुटबॉल के तरीके से कोई भी एक बॉल ले लो,
उसको क्या करना है, वो मेटल का बना हुआ है, ठीक है, उसको मेल्ट कराकर छोटे छोटे कोन बनाना है, ठीक। तो पूछ रहा है कि कितने कोन बनेंगे। तो एक बात बताओ, अगर हम एक बड़े से किसी भी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मेल्ट करके एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन होगी, चलो कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट, ठीक है। वैसे मैं इसका बता दे रहा हूँ आंसर, देखो उसका वॉल्यूम कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, जब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट को हम मेल्ट करके कोई छोटा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो छोटा ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा, समझ गए। उसमें बड़े का जो वॉल्यूम है और छोटे का वॉल्यूम है, छोटे का दोनों का इक्वल होगा। अब छोटा मान लो 10 बना तो 10 का वॉल्यूम उस बड़े के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अगर मान लो इधर 15 बना तो 15 का यानी छोटे वाले का 15 का जो वॉल्यूम होगा उस बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं। तो देखो इसमें जो चीज़ गिवन है पहले मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, समझाने में थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में जो चीज़ यहाँ पर गिवन है, स्फीयर मेटेलिक स्फीयर है ऑफ रेडियस, तो हम लिख लेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। इक्वल टू दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। काम कर लेते हैं, देखो कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्या इसको हम 11/2 लिख सकते हैं, क्या इसको हम 11/2 लिख सकते हैं। 11/2 सेंटीमीटर, देख लो डिवाइड करके देखोगे तो यही आएगा। अब कहोगे यार इसको 11/2 क्यों लिख लिए, यहाँ पर डेसिमल है, इसमें कैलकुलेशन करना और अगर ये इंटीजर वाले वैल्यू से कैलकुलेट करना, दोनों में इजी क्या होता है। तो आप देखे होंगे कि इंटीजर वाली वैल्यू का कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होता है, इस वजह से मैंने इसको क्या कर लिया भाई, कुछ कट जाएगा, कट पिट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे दे रखा है स्मॉलर रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, तो इसको इसके रेडियस को हम लोग आर मान लेते हैं, स्मॉल आर, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन कितना दे रखा है 3.5 दे रखा है, 3.5, इसको भी हम लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए अभी, क्यों, क्योंकि अभी तो हम क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं। ओके चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है कि हाइट ऑफ कोन, क्या दिया है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन की अगर हम बात करें, इसको एच से रिप्रेजेंट कर देंगे और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर दे रखा है। अभी तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने उसको लिख दिया, ठीक है। फार्मूला लिख लेते हैं पहले। फार्मूला की अगर हम बात करें तो देखो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और हमें वॉल्यूम ऑफ कोन क्या मान, वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर हम बात करते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये दोनों फार्मूला का हमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम मान लेते हैं नंबर ऑफ कोन्स जो बने हैं वो कितने बने हैं। लेट अज्यूम नंबर ऑफ कोन जो होता है उसको हम एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कोन क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, तो नंबर ऑफ कोन की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ कोन्स हम मान लेते हैं n, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमने ये एज्यूम कर लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम यहाँ पर लिख लेंगे किसके अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन।
ओके। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो भी है फार्मूला रख लेते हैं, सबसे पहले फार्मूला ही रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। एन छोड़ गया इधर तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, 3 से 3 इधर कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। जो बचा है उसको रख लेते हैं। और क्या बच गया, और यहाँ पर आर का कैपिटल आर की वैल्यू देखेंगे तो क्या है 11/2 है। तो 11/2 क्यूब होने की वजह से मैंने इसको 3 बार लिख लिया, ठीक है। उसके बाद से स्मॉल आर की वैल्यू देखेंगे तो 7/2 दे रखा है, और स्क्वायर होने की वजह से इसको भी मैंने 2 बार लिख लिया। और रेडियस वो हाइट कितना है 3, और नंबर ऑफ कोन को हमने n मान लिया। बोलो समझे क्या। देखो 4 से ये कट जाएगा, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा, एक चीज गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, ठीक है। और क्या बच गया, और क्या बचा, ठीक है। और कुछ जो बचा है उसको हमने लिख लिया यहाँ पर। देखो लिख लेते हैं फिर से जो जो बच गया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखो 11 इंटू 11 3 टाइम्स 11 मल्टीप्लाई होगा तो 11 का क्यूब होगा, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। तो देखो 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा 1331, और इधर से 2 चला जाएगा इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 21 हो जाएगा 21, और 21 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 7, और 7 2 जा 14, ओके, इनटू क्या हो जाएगा n, ठीक है। n की वैल्यू अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 6 6 2 और अपॉन में 147, ठीक है। ये रफ वर्क करके इसको निकाल लेना, तो n की वैल्यू आ जाएगी किससे, देखो 2 6 6 से 2, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 147 से। तो एक बार 2 बार में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा 147, और कितना हो जाएगा 16 9 5 1 और 1 हो जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे तो लगभग कितने बार में चला जाएगा 8 टाइम्स, 8 चौक 32, 8 एकम 8 4 8 4 12, नहीं 7 टाइम में देखें तो 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9, यस 7 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 17 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमें तो इंटीजर लेना है, नंबर ऑफ कौन हमें फाइंड आउट करना है, तो थोड़े बहुत कुछ मटेरियल बच जाएंगे, तो वही फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, समझ गए। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, इंटीजर वैल्यू हो जाएगी, देखो पॉइंट भी कुछ आएगा बट हम इंटीजर में ले लेंगे 17, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोन्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ कोन की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा 17 कोन्स। बोलो समझे। तो इस तरीके से ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट में एक पहला पार्ट ये हो गया है और दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द quadratic equation for which find the value of m for which the quadratic equation, और quadratic equation क्या दे रखा है ब्रैकेट में m-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में m-1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक कंडीशन दिया है कि हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो जब कुछ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल एंड इक्वल, वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी 2 वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है, 2 वैल्यू हो सकते हैं, एक वैल्यू हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है कि उसका कोई सोल्यूशन ही ना निकले, ठीक। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हुआ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, चलो थोड़ा सा हम उसको भी यहाँ पर बात करते हुए चलते हैं। देखो रफ में हम पहले इसको रफ वर्क में समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो श्रीधराचार्य के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब इसको सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फार्मूला होता है, क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू
ए, ठीक है। ये सिरधराचार्य फार्मूला होता है। इसमें जो अंदर रूट के अंदर जो वैल्यू है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ठीक है। तो एक चीज देखोगे यहाँ पर डी की वैल्यू, अब डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, डी की वैल्यू जो है इक्वल टू 0 हो सकती है, डी की वैल्यू अगर देखें लेस देन 0 हो सकती है, डी की वैल्यू देखें ग्रेटर देन 0। 3 कंडीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, 3 कंडीशन बनेगा। अगर डी की वैल्यू क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ तो ये नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0 पर नेगेटिव आएगा। और जैसे ही नेगेटिव आया तो रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होते ही वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हट गया, समझ गए। 2 ही कंडीशन बनता है। ये कंडीशन कब बनेगा, जब रूट्स आर इक्वल होंगे, यानी रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स बोलो, जीरोस बोलो। जब रूट्स इक्वल होते हैं, रूट्स आर इक्वल, तो क्या कंडीशन बनता है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ठीक है। रूट्स आर इक्वल एंड रियल, तो कौन सा कंडीशन बनता है, ये कंडीशन बनता है, ठीक है। और ये कंडीशन कब बनता है, ये कंडीशन तब बनता है जब इसके रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर अनइक्वल, ठीक है। रूट्स आर डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है, रूट्स आर डिस्क्रीट, मतलब डिफरेंट हो कह लो। रूट्स आर नॉट इक्वल, क्या लिख लो, रूट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो बन जाएगा रूट्स आर नॉट इक्वल जब इसके रूट्स इक्वल नहीं होते हैं और खास एंड रियल हो, लेकिन रियल हो, ठीक है, रियल हो बट इक्वल ना हो, तब कौन सा कंडीशन बनेगा, डी ग्रेटर देन 0 बनेगा। बोलो इतनी चीज समझे। तो बस यही वाला कंडीशन हमको अप्लाई करना है, यही वाला। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से जब रूट्स आर इक्वल एंड रियल है तो क्या बनेगा, डी रूट के अंदर है, ठीक है, डी इक्वल टू 0 क्या बन रहा है, देखो तो क्या बन रहा है यहाँ पर, जब रूट्स इक्वल है तो देखो, क्योंकि हमको इक्वल का कंडीशन दे रखा है, तो रूट्स जब इक्वल होंगे तो डी इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। और डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4ac, ठीक है। ये कंडीशन बनकर तैयार होता है। इसमें एक ए क्या है, ए जो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी कॉफिशिएंट ऑफ ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सी होता है कांस्टेंट टर्म। बोलो ये इसको ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट है। और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इसी फार्मूला से मतलब है, कौन सा, डी से मतलब है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac से मतलब है। तो चलो इसको हम हटा देते हैं, फिर से लिख देंगे वहां पर। चलो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं फार्मूला। तो देखो इफ रूट्स आर, क्या कह रहा है, कंडीशन क्या दे रखा है, कह रहा है कि हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या लिख लेंगे, फॉर सोल्यूशन स्टार्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। फॉर रियल एंड, फॉर इक्वल एंड रियल, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या कंडीशन क्या बनता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। बी क्या है यहाँ पर, बी जो है कॉफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो बी क्या है, वेयर बी जो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। सी क्या है, सी एक कांस्टेंट टर्म है। बोलो ठीक है, बस हो गया, वैल्यू पुट कर देना है। ए बी की बात करेंगे तो देखो बी ये क्या है, ए है और ये पूरा का पूरा बी है, तो रख लेते हैं बी की जगह पर क्या करना है, 2 ब्रैकेट में m-1 का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 4 ए की जगह क्या पुट करेंगे, m-1 m-1
और कांस्टेंट की जगह क्या पुट करेंगे 1। ठीक है, बोलो इतनी चीज समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा। ओके, चलो आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 जो है ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा लेते हैं इस साइड में, तो इसको जब हम इस साइड उठाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा। देखो इस प्लस है तो इस साइड आते ही क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको भाई इसको क्यों काट नहीं दिया, तो जैसे ही अगर हम इसको काटते कट जाता, बिल्कुल कट जाएगा। आप काट भी सकते हैं, लेकिन काटने से नुकसान क्या है कि एक m की वैल्यू गायब हो जाएगी। ठीक है, ये गलती नहीं करना है। एक m की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, यानी m का एक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अरे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा कि नहीं, m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, यानी 2 जीरोज होते हैं। तो जैसे ही अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ से एक वैल्यू क्या हो जाती है, एक वैल्यू गायब हो जाती है। ठीक है, इस वजह से हमने इसको काटा नहीं। अब इसमें से m-1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा m-1 और यहाँ माइनस इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो भाई इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। m-1 बाहर आ गया तो बचा क्या, माइनस का 1 बच गया। ठीक है, इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से देखो 2 का प्रोडक्ट है, थोड़े से और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो m-1 और m-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो क्या होता है, किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा, या हो सकता है दोनों का दोनों 0 हो, तभी तो इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। बोलो समझ में आया? तो हम मान लेते हैं हो सके इफ पहला ये 0 हो या m-2 ये 0 हो, दोनों में से कोई भी 0 हो। जब ये 0 होगा तो m की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और जब ये 0 होगा तो m की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। बोलो समझे कि नहीं? तो इस तरीके से m के कितने वैल्यू आएंगे, 2। और अगर यहाँ कॉमन लेके हम यहाँ पर अगर हम काट दिए होते तो फिर वहाँ से एक m की वैल्यू क्या हो जाती, गायब। ठीक है, बोलो सही है। ओके, ठीक है, दिख रहा होगा, बढ़िया शानदार तरीके से चल रहा है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ समझ में आ रही हैं। बस सारी चीज़ समझ में आ रही है तो भाई अपना काम भी करते रहना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पहले से देखते आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, लाइक करो कमेंट करो, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो बताते रहो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये भी एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन है तो कुछ लोग देख लेते हैं रूट में देखते ही डर जाते हैं। ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। इसके लिए मैं एक शानदार जबरदस्त बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ, बिल्कुल ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा, बस ध्यान से समझते रहो। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। ठीक है, कहने का मतलब x की वैल्यू हमें यहाँ क्या कर देना है, फाइंड आउट करना है। मतलब कह लो जीरोज यहाँ का, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज निकालना है। या हमसे पूछ सकता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। से 2-3 तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। ठीक है, ओके, मतलब एक ही तरीके से सबको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, यहाँ पर फार्मूला √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। तरीका हम बहुत ही आराम से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना है। देखो x² का जो कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट है हमने इसको ले लिया √3। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का जो कांस्टेंट टर्म है विथ साइन, ध्यान देना दोनों जगह साइन साथ में है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है इसलिए मैंने लिखा नहीं, इसका भी प्लस है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें इसको क्या कर देना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। √3 इंटू √3 मिलकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इंटू 7, यानी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 21। बोलो समझ में आया? इस 21 को हमें 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करना है।
21 को दो पार्ट में हमें इस तरीके से डिवाइड करना है कि उनको ऐड करें और मल्टीप्लाई करें। जब हम इनको ऐड करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ साइन, ठीक है, तो प्लस है कोई दिक्कत नहीं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला मिलना चाहिए 21, ठीक है, विथ साइन। ध्यान देना, बस इतनी चीज फिर से समझा रहे हैं। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है कांस्टेंट टर्म से, जो आएगा उसको लिख लेना है। इसका हमें दो पार्ट करना है, ठीक है। दो पार्ट में ऐड करने पर क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ साइन, और मल्टीप्लाई करने पर खुद यही आना चाहिए। बोलो इतनी चीज समझ में आया? बहुत ही शानदार जबरदस्त ट्रिक है, एक बार इसको सीख लिए। कभी कभी होता है ना, ये सारी चीज वेरिएबल में दे देता है, वेरिएबल में नहीं मतलब जैसे मान लो एक्स तो इक्वेशन वेरिएबल रहेगा, लेकिन यहाँ पर नंबर के जगह पर क्या रख लेगा, ए रख लेगा, बड़े बड़े से कुछ प्लस माइनस करके रख लेगा, वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। वहाँ पर ये टेक्निक लगाओ, एकदम आराम से बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। बोलो समझे? अब इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर इसको कैसे तोड़ेंगे, तो दिख रहा होगा कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करो 21, यानी देखो 7 और क्या हो जाएगा 3, दिख रहा है आराम से। इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करोगे 10, सेट हो गया एकदम आराम से। बोलो समझे क्या? बस करना क्या है भाई, इसको लिख लेना है। इस 10 को क्या कर देना है, 7 और 3 में स्प्लिट कर देना है। मिडिल टर्म है, इसको हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, इस वजह से इसका नाम भी हो जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। बोलो समझे? तो बस इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। बोलो समझे क्या? भाई मैंने इस 10 को दो पार्ट में क्या कर लिया, तोड़ लिया, स्प्लिट कर लिया। कैसे, उसके सोचने का तरीका यहाँ पर रखा। ये रफ वर्क है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बस इतना तरीका लिखना है, ठीक है। सोल्यूशन डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर देना है और डायरेक्ट ये लिखना है। इसके बाद से क्या कर देना है, इसमें से कॉमन ले लेना है। √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x और प्लस यहाँ क्या बचेगा, देखो √3 कॉमन लिए, यहाँ √3 बच जाएगा। देखो ब्रैकेट ओपन करने पर हमको यही मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ब्रैकेट ओपन करने पर √3x, देखो √3x इंटू एक्स मिलकर x² √3 मिल जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 मिलकर 3 हो जाएगा, बन गया, सेट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा और इक्वल टू 0। बोलो इतनी चीज समझे कि नहीं समझे? बस इनमें से देखोगे तो x प्लस √3 एक जगह हो जाएगा और दूसरे जगह क्या हो जाएगा, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। बोलो ओके। दो का प्रोडक्ट 0 है, फिर वही कहानी, दो का प्रोडक्ट 0 है तो हो सकता है पहला टर्म 0 हो या सेकंड टर्म 0 हो, ठीक है। दोनों या तो दोनों 0 हो सकते हैं, बस यही सॉल्व कर लेना इसी तरीके से, ठीक है। देखो तो x प्लस √3 0 हो सकता है या √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर हम इसको 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू √3 आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -7 और √3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल कुछ सेट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करने का क्या मतलब हुआ, ऊपर नीचे हमें √3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है और इसको सॉल्व करेंगे तो -7 √3 और अपॉन में 3, ठीक है। इस तरीके से x की दो वैल्यू मिल जाएगी। बोलो समझ गए कि नहीं? यहाँ पर -√3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -7 √3 अपॉन 3, ठीक है। बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त है। कितने लोग तो रूट की वजह से ही डर जाते हैं, रूट की वजह से डरना नहीं है, बस सीखना है कैसे हम इसको इजीली सॉल्व कर लें, ठीक है। बस सीखते रहो, ढंग से सही से सीखोगे तो हर क्वेश्चन इजी लगेंगे, ठीक है। और सही तरीके से नहीं सीखोगे तो भाई कोई बात ही नहीं है। देखो बढ़िया है, शानदार तरीका, सही से समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताते रहना। ओके, कुछ भी लिखते रहो, ओके क्लियर है, किसी भी तरीके का कुछ भी लिखते रहो, पता चलता रहेगा कि कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं यार, इतना इसको फर्स्ट पार्ट में रख लेते हैं, इसके आगे आने वाले को हम सेकंड पार्ट में रख लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं?
ठीक है। बस आपको करना क्या है भाई, देखो वीडियो को लाइक करते रहो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत शानदार ज़बरदस्त हर चीज़ आपको कंटेंट मिलेगा, ट्रिक भी ज़बरदस्त मिलेगा। बस थोड़ा-सा और थोड़े प्रॉपर तरीके से थोड़ा सिस्टम बस सही हो जाए, फिर प्रॉपर तरीके से आपको सारा कंटेंट मिलने लगेगा और हर जगह आपको कुछ ना कुछ बढ़िया शानदार ज़बरदस्त ट्रिक मिलेगा ताकि आपके कैलकुलेशन को वो क्या कर दे, फास्ट कर दे। ठीक है? पक्का एकदम कैलकुलेशन के लिए ट्रिक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है? बस आप जुड़े रहें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस अपना काम करते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।